हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 4 सब्जेक्ट की पहली यूनिट कंप्लीट कर ली। सबसे पहले मैंने सोशियोलॉजी की एक यूनिट कंप्लीट की थी, फर्स्ट वाली। फिर मैंने उद्यमता प्रबंध की एक यूनिट ली थी। फिर मैंने इकोनॉमी की पहली यूनिट करा दी है और इसके बाद मैंने पॉलिटी की एक यूनिट पहली यूनिट करा दी है। अब मैं जो है वापस सोशियोलॉजी की एक यूनिट लेने वाला हूं आज, और ये यूनिट है तीसरी यूनिट, थर्ड यूनिट। सेकेंड यूनिट मैंने अभी स्किप कर दी, छोड़ दी है, उसको बाद में हम करेंगे क्योंकि छोटी यूनिट है, उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। तो मैं अभी जो है सोशियोलॉजी की थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ। थर्ड यूनिट के कुछ टॉपिक, स्टार्टिंग टॉपिक लेकर के आज हम जो है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। उसमें क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और उनका कैसे हमें आंसर लिखना है। तो ये समाजशास्त्र, वापस हम आ जाते हैं समाजशास्त्र की आंसर राइटिंग पर। और समाजशास्त्र के अंतर्गत जो है ये यूनिट है हमारी थर्ड यूनिट। तीसरी यूनिट मैंने यहाँ पर ली हुई है और इसके जो टॉपिक मैंने लिए हैं ये हैं ग्रामीण समाज के अध्ययन के उपागम, ग्रामीण शहरी अंतर, ये है ग्रामीणवाद तथा नगरवाद, किसान अध्ययन, ये है आज का हमारा टॉपिक, ये है आज के हमारे टॉपिक। और इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनके बारे में और उनके आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए पिछले एग्जाम में यहां से क्या क्वेश्चंस बने पहले वो हम देख लेते हैं। ये जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इन टॉपिक्स से जो है पिछले एग्जाम में 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए। एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था ग्रामीण तथा नगरीय समाज में अंतर, ग्रामीण तथा नगरीय समाज में अंतर आया था लॉन्ग क्वेश्चन। और एक किसान अध्ययन से क्वेश्चन आया था कृषक असंतोष के कारणों का वर्णन कीजिए। कृषक असंतोष के कारणों का वर्णन कीजिए, ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन था। तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है इन टॉपिक से जो है पिछले एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, आगामी जो एग्जाम्स हैं 2026 की है, इसके बाद 2025 की भी होगी, तो इन एग्जामिनेशंस में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। तो पहला जो 2 मार्कर है 1.1, इसमें लिखा है भारत में किसान अध्ययन के क्षेत्र में आंद्रे बेतेई के योगदान को रेखांकित कीजिए। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। यहां पर आंद्रे बेतेई का क्वेश्चन क्यों दिया है मैंने, उसके पीछे वजह यह है कि इनकी अभी कुछ समय पहले डेथ हुई। भारत के बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए हैं। इन्होंने जो है ग्रामीण क्षेत्र का अध्ययन किया है, यानी इनके अध्ययन का जो केंद्र बिंदु रहा है वो ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण नेतृत्व, किसान। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया है क्योंकि टॉपिक भी जुड़ा हुआ है और इनकी डेथ भी हुई है। 3 फरवरी 2026 को इनकी डेथ हो गई है। और इन्होंने जो है किसान अध्ययन के संदर्भ में संरचनात्मक तथा प्रकार्यात्मक अध्ययन को प्रकार्यात्मक जो उपागम है किसान अध्ययन से संबंधित उसका प्रयोग किया है। किसान अध्ययन के लिए इन्होंने संरचनात्मक तथा प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया है। ठीक है, और इनको पद्म भूषण भी दिया गया है, भारत सरकार द्वारा 2005 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये है इस तरीके से आंद्रे बेतेई के बारे में, है ना। तो हमें पहले तो लिखना है कि इन्होंने क्या योगदान दिया है, इनका मेन योगदान क्या है ना। तो आंद्रे बेतेई, पूरा एक ही है एक्चुअली। आंद्रे बेतेई ने भारतीय कृषक संरचना, भारतीय कृषक संरचना तथा
तथा उनकी कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागमों का प्रयोग किया। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया है ना। तो ये मेन है। अब इसमें अन्य योगदान भी हम लिख सकते हैं। अन्य योगदान स्पेस के हिसाब से भारतीय ग्रामीण नेतृत्व का है ना, इसका भी उन्होंने अध्ययन किया है। इनकी मृत्यु सम्मान पद्म भूषण 2005 में ये पद्म भूषण दिया गया है। इनकी मृत्यु अभी हुई है 3 फरवरी 2026 को इनकी मृत्यु हुई। इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा है और एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपको आंध्र व्यत्यय के बारे में इसमें अंडरलाइन करना है, आंध्र व्यत्यय के बारे में आता है, तो उसमें आपको मृत्यु का जिक्र जरूर करना है, क्योंकि इसी वजह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मैंने दोनों चीज इसलिए बता दी कि हो सकता है ऐसा पूछ ले कि भारतीय ग्रामीण अध्ययन में आंध्र व्यत्यय का योगदान बताइए। तो आपको जो है कृषक संरचना तथा उसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन उन्होंने किया है और ग्रामीण नेतृत्व का भी अध्ययन किया है। इसलिए मैंने दो चीजें इसमें बता दी है ना। दो क्षेत्र हैं इनके, एक तो भारतीय कृषक संरचना तथा उसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन, दूसरा भारतीय ग्रामीण नेतृत्व का अध्ययन है ना। तो दो क्षेत्रों का इनका खास अध्ययन रहा है और इसी कारण से इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और इनकी मृत्यु कुछ समय पहले यानी 3 फरवरी 2026 को हुई। तो यहां तक ये पूरा हो जाता है हमारा पहला 2 मार्कर। इसके बाद आगे आता है दूसरा 2 मार्कर, भारतीय ग्रामीण समाज का सर्वप्रथम अध्ययन किस विद्वान ने तथा कब किया। दो चीजें इसमें बताना। देखिए, हम एक लाइन में इसको लिख सकते हैं, लेकिन हमें जो है दोनों चीजें स्पष्ट रूप से अलग अलग लिखनी चाहिए, जिससे जो है उसको पढ़ने में सुविधा हो और उस हिसाब से हमें नंबर पूरे मिल जाए। ठीक है, तो हम इसको लिखने को ऐसा भी लिख सकते हैं, भारतीय ग्रामीण समाज का सर्वप्रथम अध्ययन V.H. वेडन पावेल द्वारा 1972 में किया गया। हो गया बस। लेकिन हमें ऐसा नहीं लिखना है, हमें दो अलग अलग लाइन में लिखना है। भारतीय ग्रामीण समाज का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले विद्वान डैश V.H. वेडन पावेल, अध्ययन का समय 1972, बस हो गया। तो हमें लिखना भी कम पड़ा और ज्यादा क्लियर दिखेगा उसको पढ़ने में, है ना। अच्छे से पढ़ पाएगा, चेक कर पाएगा और उस हिसाब से नंबर दे पाएगा। ये ध्यान रखना होता है कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स में हमें आंसर लिखना होता है। एग्जामिनर को चेक करने में ज्यादा परेशानी ना हो। अगर एग्जामिनर को चेक करने में परेशानी हुई, उसको ज्यादा मेहनत लगी, तो फिर वो मेहनताना नंबर के रूप में काट लेता है ना। अगर आपने उसको मेहनत करवाई तो कहीं ना कहीं तो मेहनताना काटेगा, तो नंबर फिर कम कर देता है ना। उसको इस तरह से हमें प्रेजेंट करना है, उस तरह से बताना है कि वो बहुत जल्दी उसको देख ले, चेक कर ले, उसको मेहनत नहीं करना पड़े। ठीक है, तो हमें 2 पॉइंट बना के लिखना है। भारतीय
भारतीय ग्रामीण समाज का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले विद्वान, ये हैं V.H. वेडन पावेल, इनको अंडरलाइन कर देंगे हम। अध्ययन का समय, ऐसे पॉइंट बुलेट बना के लिखना। अध्ययन का समय है 1972। ये हो गया हमारा दूसरे 2 मार्कर का आंसर, है ना। वेडन पावेल का उल्लेख करना है और 1972 है ना, वेडन पावेल ने ही जो है भारतीय ग्रामीण समाज का सबसे पहले अध्ययन किया। इसके बाद फिर और सारे अध्ययन अन्य विद्वानों द्वारा किए गए। ऑस्कर लेविस ने किए हैं, M.N. श्रीनिवास ने किए हैं, डॉक्टर S.C. दुबे ने किया है, योगेंद्र सिंह ने किया है, तो बाकी और विद्वान हैं बाद में इन्होंने अध्ययन किए। लेकिन अध्ययन की स्टार्टिंग जो है भारत में ग्रामीण समाज के अध्ययन की स्टार्टिंग यहां से मानी जाती है और ये विद्वान है V.H. वेडन पावेल। ठीक, अब आता है ग्रामीण समाज में प्रचलित जजमानी प्रथा क्या है। जजमानी प्रथा ग्रामीण समाज की एक विशेषता है। जजमानी प्रथा जो वर्षों से चली आ रही है, आज भी प्रचलित है कहीं न कहीं। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, एक जाति ग्रामीण क्षेत्र में, जजमानी प्रथा क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में एक जाति दूसरे जाति को अपनी सेवाएं देती है, बदले में वह जाति उसको अपनी सेवाएं देती है या वस्तु के रूप में भुगतान करती है। इसको कहते हैं जजमानी प्रथा। इसका जो अध्ययन है, इसका विस्तृत अध्ययन करने वाले जो विद्वान है वो है ऑस्कर लेविस। भारत में जजमानी प्रथा का विस्तृत अध्ययन किसने किया, तो ऑस्कर लेविस ने किया। इस तरह की थोड़ा सा परिवर्तित रूप में एक प्रथा भील जनजाति में चल रही है। झाबुआ अलीराजपुर में भील जनजाति में एक प्रथा चल रही है जिसका नाम है जजमानी प्रथा ना। जजमानी प्रथा जो है झाबुआ अलीराजपुर में रहने वाली भील जनजाति में चल रही है। इसमें निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है। यहाँ पर जो है आदान प्रदान होता है, एक जाति दूसरी जाति को सेवाएं देती है, फिर वो जाति उसको अपनी सेवाएं देती है, तो ये आदान प्रदान की बात है। लेकिन भील जनजाति में जो हलमा प्रथा चल रही है, इसमें आदान प्रदान नहीं है, इसमें प्रदान प्रदान, ठीक है। यानी एक परिवार या एक समुदाय दूसरे समुदाय को निस्वार्थ भाव से सेवाएं देता है अगर उसको जरूरत होती है तो। मान लीजिए एक परिवार संकट में है तो उसे जो है दूसरा परिवार अपनी सेवाएं देता है। इसको कहते हैं हलमा प्रथा, बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसका प्री में भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और महेश शर्मा जो झाबुआ के गांधी कहे जाते हैं, उन्होंने इसको शिव गंगा अभियान से जोड़ दिया है। महेश शर्मा झाबुआ के गांधी शिव गंगा अभियान चला रहे हैं, तो जिसमें जल संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, तो दोनों को मिला दिया गया है। हलमा प्रथा, शिव गंगा अभियान। महेश शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो ये है जजमानी प्रथा। इसमें क्या है, जजमानी प्रथा के अंतर्गत जजमानी प्रथा के अंतर्गत जजमानी प्रथा के अंतर्गत एक जाति दूसरी जाति को अपनी सेवाएं देती है।
यह सेवा देती है ना, ये सेवा करती है। बदले में वह जाति भी अपनी सेवाएं देती है, अपनी सेवाएं देती है या वस्तुओं के रूप में भुगतान करती है, वस्तुओं के रूप में भुगतान करती है। ठीक है, अध्ययन करने वाले विद्वान ऑस्कर लेविस ये और हलमा प्रथा इस तरह की प्रथा, उदाहरण करके हम, हालांकि हलमा प्रथा थोड़ा अलग है, लेकिन इस तरह की प्रथा जनजातीय प्रजा जिसमें कोई स्वार्थ नहीं रहता है, कोई आदान प्रदान नहीं होता, इसमें केवल प्रदान होता है, जिसमें मिलता है। तो ये हो गया जजमानी प्रथा के बारे में। इसके बाद लास्ट आता है 2 मार्कर, ग्रामीण समाज के अध्ययन के संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम को समझाइए। ग्रामीण समाज के अध्ययन के लिए बहुत सारे उपागम प्रचलित है ना, उद्विकासी उपागम है, तुलनात्मक अध्ययन उपागम है, संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम है, व्यवस्था उपागम है, व्यवहार उपागम है, बहुत सारे उपागम है। तो उसमें संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम मैंने पूछा है, तो इस उपागम में क्या होता है? इस उपागम में ग्रामीण समाज की संस्थाओं तथा व्यवस्थाओं का, उनकी संरचना तथा प्रकार या भूमिका के संदर्भ में व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और इस तरह के अध्ययन करने वाले जो विचारक हुए हैं वो श्री M.N. श्रीनिवास, जिन्होंने कर्नाटक के कुरुक्षेत्र का अध्ययन किया है। डॉक्टर S.C. दुबे, उन्होंने जो है शमीरपेट, तेलंगाना का शमीरपेट, वहां पर अध्ययन किया है। योगेंद्र सिंह ने भी अध्ययन किया है ना। तो अलग अलग विद्वानों द्वारा इस तरह से अध्ययन किए गए हैं। तो हमें जो है यहाँ पर पहले संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम क्या है वो बताना है, फिर संबंधित विद्वान बताना है, ठीक है, या उससे जुड़े हुए विद्वान, या इसका जिन्होंने उपयोग किया वो विद्वान, फिर कहां पर उन्होंने अध्ययन किया विद्वानों ने, इस तरह से हमें बात करनी है। ठीक है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के अंतर्गत ग्रामीण व्यवस्थाओं ग्रामीण संस्थाओं तथा व्यवस्थाओं तथा व्यवस्थाओं का उनकी संरचना तथा प्रकार या भूमिका के आधार पर
वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, के आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है ना। एक चीज और हम कर सकते हैं, ये पूरा ना लिख करके हम क्या कर देंगे, इस उपागम के अंतर्गत, ऐसा भी कर सकते हैं। संरचनात्मक प्रकारात्मक इस आ जाएगा इस उपागम के अंतर्गत, तो हमारा ये इतना लिखना थोड़ा बच जाएगा है ना। इस उपागम के अंतर्गत ग्रामीण संस्थाओं तथा व्यवस्थाओं का उनकी संरचना तथा प्रकार के आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। संबंधित विद्वान इसमें डॉक्टर एम एन श्रीनिवास, डॉक्टर एम एन श्रीनिवास, इन्होंने कहां पर अध्ययन किया, तो पूर्व कर्नाटक में अध्ययन किया। और बस एक ही नाम काफी है, जैसे मैं 2 लिख रहा हूं, आप एक ही लिखना वहां पर, SC दुबे शमीर पेट तेलंगाना। ये है ना। तो इस तरीके से इन्होंने अध्ययन किया है और ये पूरा हो जाता है, ये 2 मार्कर के क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। इसके बाद हम आगे आते हैं 7 मार्कर्स के क्वेश्चंस पर। 7 मार्कर में सिंपल क्वेश्चन है, किसान अध्ययन के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। पिछली बार यहां से लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है, कृषक संतोष के कारणों को स्पष्ट कीजिए, कारणों को लिखिए, ऐसा करके मतलब कृषक असंतोष के कारण पिछली बार पूछे गए। तो इस बार मैंने 7 मार्क्स में यहाँ से यहाँ क्वेश्चन दिया है, किसान अध्ययन के उद्देश्य है ना। तो पहले हमें क्या बताना है, किसान अध्ययन के बारे में बताना है, किसान अध्ययन क्या है, और फिर इसको उद्देश्य बताना है। किसान अध्ययन से आशय किसानों की भूमि पर, किसानों का भूमि पर स्वामित्व, नियंत्रण, उसका उपयोग, किसानों की चुनौतियां, असंतोष तथा वर्तमान प्रवृत्तियों के अध्ययन से है। किसान अध्ययन से आशय किसानों का भूमि पर स्वामित्व, नियंत्रण एवं उपयोग, किसानों की चुनौतियां, असंतोष तथा आधुनिक प्रवृत्तियों के अध्ययन से है। ये जो है किसान अध्ययन का मैंने अर्थ बता दिया। फिर किसानों इसके उद्देश्य बताना है, तो पहले हम अर्थ लिख लेते हैं। किसान अध्ययन से आशय किसानों का भूमि पर स्वामित्व, नियंत्रण तथा उपयोग, किसानों की चुनौतियां, किसानों की चुनौतियां, असंतोष एवं वर्तमान प्रवृत्तियों के अध्ययन से। ये हो गया, बस ये हो गया पहला पैरा। इसके बाद फिर हमें क्या बताना है, इसके उद्देश्य बताना है। इसके उद्देश्य हेडिंग लिख लेंगे, उद्देश्य। उद्देश्य के अंदर क्या बताना है, 6-7 पॉइंट आपको लिखना पड़ेंगे। किसानों द्वारा अपनाई जा रही
कृषि पद्धतियों का अध्ययन करना। किसानों द्वारा जो खेती की पद्धतियां अपनाई जा रही हैं उनका अध्ययन करना, ये पहला पॉइंट होगा। किसानों द्वारा अपनाई जा रही कृषि पद्धतियों का अध्ययन करना। कृषि पद्धतियों का अध्ययन करना, है ना। तो ये पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद कृषि कार्य में आने वाली कठिनाइयों, किसानों को कृषि कार्य में आने वाली कठिनाइयों का अध्ययन, किसानों को कृषि कार्य में आने वाली कठिनाइयों का अध्ययन करना। ठीक है, हो गया। किसानों की विविध समस्याओं का अध्ययन करना एवं निराकरण के लिए उपाय करना, ना, उनके निराकरण के लिए उपाय करना। किसानों की विविध समस्याओं का अध्ययन करना तथा उनके निराकरण के लिए उपाय करना, ये हो गया तीसरा पॉइंट। कृषक असंतोष का अध्ययन करना, कृषक असंतोष का अध्ययन करना, कृषक असंतोष का अध्ययन करना, ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा है लगातार हो रहे कृषक आंदोलनों का अध्ययन करके उनके कारणों का पता लगाना। लगातार हो रहे कृषक आंदोलनों का अध्ययन करके उनके कारणों तथा समाधान का प्रयास करना, किसानों के लिए एमएसपी का अध्ययन करना तथा उसमें समयानुकूल बदलाव के लिए प्रयास करना। किसानों के लिए एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी का अध्ययन करना एवं उसमें समयानुकूल बदलाव लाना।
ठीक है, किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास करना, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रयास करना। तो ये हो गया इस तरीके से पहला 7 मार्कर, किसान अध्ययन के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इसमें 7 पॉइंट मैंने बताए हैं किसान अध्ययन का अर्थ होता है। ये पहला क्वेश्चन हो गया 7 मार्कर। दूसरा है ग्रामीण तथा नगरीय समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये जो है इसका दूसरा 7 मार्कर, जो पिछले बार देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने 7 मार्कर में यहाँ पर लिखे हैं, ये दोनों पिछले बार जो है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिए गए। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिए गए हैं, तो अब लॉन्ग क्वेश्चन में पूछने की संभावना कम है, लेकिन 7 मार्क्स में जो है ये क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करके पूछ सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका कॉमन इंट्रोडक्शन लिखेंगे और फिर एक टेबल बना के अंतर बताएंगे। ठीक है, ग्राम तथा नगर मानव जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू है ना। ग्राम तथा नगर मानव जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन दोनों के पर्यावरण में अंतर होने के कारण ग्रामीण तथा नगरीय समाज में पर्याप्त अंतर परिलक्षित होता है। इस तरह से आपको इसका इंट्रोडक्शन होता है। ग्रामीण तथा नगर मानव जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन दोनों के पर्यावरण में अंतर होने के कारण ग्रामीण समाज तथा नगरीय समाज में अंतर परिलक्षित होता है। ठीक है, ऐसे तो क्या लिखना है, ग्राम तथा नगर मानव जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। महत्वपूर्ण पहलू हैं। महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन दोनों के पर्यावरण में पर्याप्त अंतर होने के कारण ग्रामीण तथा नगरीय समाज में अंतर परिलक्षित होता है। ये हो गया यहां तक इंट्रोडक्शन। अब हमें अंतर का टेबल बनाना है। यहाँ पर हम लिख देंगे अंतर और टेबल बना देंगे। इसमें 4 कॉलम रहते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया। एक छोटा कॉलम क्रमांक का हो जाएगा, फिर आ जाएगा आधार, फिर ग्रामीण, इसको थोड़ा ऊपर लिख देंगे, ग्रामीण, और रह जाएगा शहरी यहां पर ऐसे। तो पहला पॉइंट व्यवसाय को लेकर के अंतर बताना है। व्यवसाय है ना, व्यवसाय। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है क्या कौन सा व्यवसाय होता है, कृषि होता है। यहां पर आएगी कृषि की प्रधानता, कृषि की प्रधानता, कृषि की प्रधानता पाई जाती है। यहां पर क्या है, कृषि के साथ साथ
कृषि के अतिरिक्त उद्योग, सेवा, एवं व्यापार का प्रचलन है ना। तो व्यवसाय को लेकर के अंतर क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में कृषि की प्रधानता पाई जाती है, यानी खेती ज्यादा होती है। नगरीय जो क्षेत्र है वहां पर खेती कम होती है, बाकी व्यवसाय ज्यादा होते हैं, यानी उद्योग में काम करना है, उद्योग धंधे चलते हैं, लोगों को उद्योग में काम मिलता है, और सर्विस सेक्टर में उनको काम मिलता है, सेवाएं बहुत ज्यादा वहां पर प्रदान की जाती हैं, है ना। एक्चुअली व्यापार व्यवसाय बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बिजनेस बहुत ज्यादा होता है। तो ये दूसरा आता है प्रवृत्ति। ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो समष्टिवादी प्रवृत्ति है। यहाँ पर कैसी है? समष्टिवादी प्रवृत्ति। समष्टिवादी प्रवृत्ति मतलब हम की भावना कह सकते हैं, सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति, सबके हित के बारे में सोचने की प्रवृत्ति, सबके हित में अपना हित समझने की प्रवृत्ति, इसको बोलते हैं समष्टिवादी प्रवृत्ति। नगरीय क्षेत्र में व्यक्तिवादी प्रवृत्ति पाई तो उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने हित से मतलब है ना। कहते हैं अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये व्यक्तिवादी प्रवृत्ति होती है, सिर्फ मैं है ना। यहाँ पर हम और वहां पर मैं। ऐसा कहते हैं कि बकरी मैं करती है तो उसको काट दिया जाता है। तो मैं मतलब हम बोलते हैं मैं ऐसा करता हूं, तो मैं का वैसे प्राउड होता है, मैं का मतलब भी प्राउड होता है, घमंड, अभिमान, ठीक है। तो यहाँ पर कैसी प्रवृत्ति है? व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति। है ना। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट प्रवृत्ति को लेकर के। व्यक्तिवादी प्रवृत्ति मतलब अपने हित के बारे में सोचना, दूसरे के बारे में नहीं सोचना। समष्टिवादी मतलब सभी के हित के बारे में सोचना। तीसरा आता है संबंध। संबंध, यहां पर प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक संबंध का मतलब होता है सभी एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहना, है ना। प्राथमिक संबंध यानी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो उससे बात करने के लिए हमें किसी के माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, हम किसी का रेफरेंस देके बात नहीं करते हैं, है ना। तो उसको कह देते हैं प्रत्यक्ष संबंध या प्राथमिक संबंध। द्वितीयक संबंध जो होते हैं उसमें किसी का रेफरेंस देना पड़ता है। तो नगरीय क्षेत्र में चूंकि जनसंख्या ज्यादा होती है, लोग आपस में परिचित नहीं होते हैं, इसलिए नगरीय क्षेत्र में द्वितीयक संबंध होते हैं। द्वितीयक संबंधों में अगर हमें किसी से बात करना है तो हमें रेफरेंस देना पड़ता है, किसी व्यक्ति का रेफरेंस दे करके हम जो उससे बात करते हैं कि भाई आपके बारे में मुझे इस व्यक्ति से पता चला था, या आपका मोबाइल नंबर मुझे इस व्यक्ति से मिला था और आपसे मुझे ये काम है। तो इस तरह से ये संबंध द्वितीयक संबंध होते हैं। जब हम डायरेक्ट किसी से बात करते हैं, हम किसी को माध्यम नहीं बनाते उसके बात करने में, तो उसको हम प्राथमिक संबंध बोलते हैं। जैसे हम किसी को फोन लगाते हैं तो वो पूछता नहीं भाई कौन बोल रहा है, वो सीधे बोलता है कि हाँ बोलो क्या बात है, ऐसे उसका आपका नंबर जो उसके मोबाइल में सेव है। तो ये प्राथमिक संबंध को व्यक्त करता है, ठीक है। तो गांव में संबंध कैसे हैं? प्राथमिक संबंध, प्राथमिक संबंध, यस, प्रत्यक्ष संबंध को बोलते हैं। और शहरी क्षेत्र में द्वितीयक संबंध होते हैं। द्वितीयक संबंध ये परिवार का स्वरूप,
ग्रामीण क्षेत्र में परिवार का स्वरूप कैसा होता है? ज्यादातर संयुक्त परिवार होते हैं, संयुक्त परिवार। हालांकि गांव में भी मूल परिवार अब होने लगे हैं, है ना, अलग हो जाते हैं, विवाद होते हैं तो अलग हो जाते हैं, लेकिन संयुक्त परिवार ज्यादातर पाए जाते हैं, संयुक्त परिवार। और शहरी क्षेत्र में एकल परिवार, शहरी क्षेत्र में है एकल परिवार, एकल परिवार। ये तो ये हो गए 4 पॉइंट। इसके बाद आगे 2-3 पॉइंट हमें और लिखना है, ये 5वां पॉइंट हो जाएगा। सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता ग्रामीण क्षेत्र में कम पाई जाती है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कम पाई जाती है। और शहरी क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। विशेषीकरण, विशेषीकरण, यहाँ पर कम है और गांव नगरों में अधिक पाया जाता है श्रम विभाग विशेषीकरण। रूढ़िवादिता, गांव में ज्यादा है, यहां पर अधिक है, और शहरों में रूढ़िवादिता कुरीतियां कम है। आर्थिक विषमता एक पॉइंट और हम लिख सकते हैं स्पेस के हिसाब से। आर्थिक विषमता, आर्थिक विषमता, ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विषमता कम है, नगरीय क्षेत्र में ज्यादा है। यहाँ पर कम है और नगरीय क्षेत्र में अधिक आर्थिक विषमता पाई जाती है। तो ऐसे मैंने 8 पॉइंट लिखे, स्पेस के हिसाब से आपको पॉइंट लिखना है, ध्यान रखें, है ना। 6-7 पॉइंट लिख सकते हैं, 8वां पॉइंट स्पेस के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। 8वां पॉइंट लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है क्योंकि स्पेस कम रहता है। अब ये तीसरा 7 मार्कर है, ग्रामीणवाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। ग्रामीणवाद की अवधारणा, ग्रामीणवाद, नगरवाद दोनों टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं, तो ये मैंने शॉर्ट में दिया है, यानी 7 मार्क दिया। ग्रामीणवाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। ग्रामीणवाद की अवधारणा पूछिए तो इसमें हमें क्या बताना है? ग्रामीणवाद का अर्थ बताना है और इसके फिर हम लक्षण बता देंगे। इस तरीके से ये टॉपिक हमारा, ये क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाएगा। तो ग्रामीणवाद होता क्या है? ग्रामीणवाद जो है गांव के प्रति लोगों में, ग्रामीणवाद गांव में रहने वाले लोगों की विशेष जीवन शैली और उनका गांव के प्रति विशेष जुड़ाव, उनका गांव के प्रति जो है सकारात्मक भाव, है ना, उनका गांव के प्रति सकारात्मक भाव या चेतना, इसको कहते हैं ग्रामीणवाद। मतलब गांव में जो लोग रह रहे हैं उनकी जीवन शैली भी ग्रामीणवाद है, और जिस गांव में रह रहे हैं उस गांव के प्रति उनका जो सकारात्मक भाव है, उस गांव के प्रति उनमें जो चेतना है, जो जागरूकता है, इसको भी जो है ग्रामीणवाद कहा जाता है। मतलब 2 चीजें इसमें खासतौर से कही जाती हैं, एक जीवन शैली और गांव के प्रति भाव। जैसे है राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद मतलब हमारे राष्ट्र के प्रति भाव, राष्ट्र के प्रति जो है हमें त्याग की भावना है ना, त्याग है, बलिदान की भावना है ना, एक समर्पण का भाव है, तो उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। वैसे ग्रामीणवाद, वैसे नगरवाद। जिस तरीके से राष्ट्रवाद हम पढ़ते हैं कि राष्ट्र के प्रति मर मिटने का भाव है, समर्पण का भाव हमारे अंदर होता है, वैसे जब गांव के प्रति इस तरह का भाव आ जाता है तो उसको ग्रामीणवाद कह देते हैं। यही भाव नगर के प्रति होता है तो उसको नगरवाद कह देते हैं। तो संबंध देते हैं ग्रामीणवाद, नगरवाद, राष्ट्रवाद। ठीक है, तो इसमें 2 चीजें आपको बताना है कि एक गांव में रहने वाले लोगों की विशेष जीवन शैली और गांव के प्रति जो है उनके अंदर सकारात्मक भाव, जागरूकता, चेतना। ठीक है, तो ये हो गया इसका मीनिंग, ऐसे लिखना है।
ग्रामीणवाद ग्रामीणवाद गांव में रहने वाले व्यक्तियों की विशिष्ट जीवन शैली के साथ साथ उनकी गांव के प्रति सकारात्मक भावना तथा चेतना है। ये है इसका पैराग्राफ। ग्रामीणवाद की दिशा में जो अध्ययन किए गए हैं उसमें वेडन पावेल है, ऑस्कर लेविस है ना, इन्होंने जो है काफी अध्ययन किया। तो इस दिशा में अध्ययन करने वाले विद्वान इस दिशा में अध्ययन करने वाले विद्वान वेडन पावेल, ऑस्कर लेविस आदि। ये तो ये हो गया इसका मीनिंग। अब हमें इसके लक्षण बताना है। लक्षण विशेषताएं। लक्षण, हाँ देखिए, ग्रामीणवाद की जो धारणा है ये ग्रामीणीकरण का परिणाम है। ग्रामीणीकरण जैसे नगरीकरण होता है ना, नगरों का विकास नगरीकरण, गांव का विकास ग्रामीणीकरण। तो ग्रामीणीकरण के परिणाम स्वरूप जो है ग्रामवाद का उदय हुआ है, ग्रामीणवाद का उदय हुआ है ना। तो ग्रामीणीकरण का परिणाम, ग्रामीणीकरण का परिणाम, ठीक है। गांव की विशेष जीवन शैली, गांव की विशिष्ट जीवन शैली, गांव की विशेष विशेषता के कारण उसके प्रति विशेष लगाव जुड़ाव, गांव की विशिष्ट विशेषता के कारण गांव के प्रति विशेष लगाव, गांव स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण, गांव का आ गया यहाँ पे, गांव का स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण एवं शांतिपूर्ण जीवन का आकर्षण सर यहाँ पर के कर लेते हैं तो सेंटेंस थोड़ा सा सही बन जाएगा, आ जाएगा। गांव के स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण एवं शांतिपूर्ण जीवन का आकर्षण
तो गांव का इस तरह से वातावरण होता है तो लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उनको गांव फिर अच्छा लगने लगता है। गांव अच्छा लग रहा है मतलब ग्रामीणवाद, है ना। गांव के प्रति उनकी भावना अच्छी है, वहां पर रहने में उनको सुकून महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है, मतलब ग्रामीणवाद ऐसे। ठीक है। गांव का निष्कपट पूर्ण जीवन, 4 पॉइंट हो गए हैं। 5वां पॉइंट, गांव का निष्कपट पूर्ण जीवन। ना, गांव का जो जीवन होता है निश्चल जीवन, निष्कपट, तो गांव के लोग जो है ज्यादा चीजें मतलब स्पष्टवादी होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। उनके अंदर कुछ नहीं होता, जो अंदर वो बाहर, ना, जैसा अंदर है वैसा वो बोल देते हैं। शहर में क्या होता है, अंदर कुछ बाहर कुछ, है ना, ये चीज रहती है। वहां पर जो है जो मन में है वो बोल देना, सामने वाले को बुरा लगे अच्छा लगे इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है। तो गांव का निष्कपटपूर्ण जीवन, गांव की परंपराओं तथा रीति रिवाजों को आदर्श मानना। गांव का आध्यात्मिक जीवन, गांव का आध्यात्मिक जीवन ऐसे। ठीक है। गांव का आत्मनिर्भरता युक्त जीवन, 1 पॉइंट और यहां लिख सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। गांव में प्रत्यक्ष संबंधों के कारण घनिष्ठता, अधिक घनिष्ठता। गांव में प्रत्यक्ष या प्राथमिक संबंधों के कारण घनिष्ठता। है ना। तो ये हो गया गांव का आत्मनिर्भर जीवन, ये भी हम बता सकते हैं, है ना। और गांव में कोई विशेष विशेषता होती है तो उससे जो है गांव के प्रति लगाव होता है ना। और गांव में कुछ ऐसे व्यक्ति जन्मे हैं उसकी वजह से भी जो गांव के प्रति लगाव होता है व्यक्ति का, है ना। कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर महापुरुषों का जन्म हुआ तो इससे भी जो है लोगों का उससे जुड़ाव बना रहता है, इससे भी जो है ग्रामीणवाद की भावना उत्पन्न है। तो ये इस तरीके से ग्रामीणवाद की अवधारणा के बारे में। लास्ट क्वेश्चन 7 मार्कर का है, 10 मार्कर का, सॉरी। नगरवाद क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। जैसे ग्रामीणवाद वैसे नगरवाद, बस वहां पर क्या है, गांव का नगर करना, बहुत ज्यादा अंतर इसमें नहीं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें हमें क्या क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन आएगा, फिर इसका अर्थ लिखना है, फिर इसकी विशेषताएं, और फिर इसका है निष्कर्ष। ये ठीक हो गया। ये तो इस तरीके से ये इसका फॉर्मेट रहेगा। पहला पैरा हमें बताना है नगरवाद का, पहला पैरा प्रस्तावना का। कैसे लिखेंगे, नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत नगरीय समुदाय का विशेष अध्ययन करने के लिए प्रचलित विभिन्न अवधारणाओं में नगरवाद एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसके संबंध में सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन लुईस विर्थ द्वारा किया गया। एक विचारक हुए हैं
लुईस विर्थ, उन्होंने जो है इसका अध्ययन किया। उनका एक लेख है अर्बनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ, 1938 का निबंध है। अर्बनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ में लुईस विर्थ ने नगरवाद की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये आपको पहला पैरा इस तरह से लिखना है। हाँ, तो कैसे लिखेंगे? नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत नगरीय समुदाय का अध्ययन करने के लिए प्रचलित विभिन्न अवधारणाओं में नगरवाद एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसका सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन लुईस विर्थ द्वारा अपने निबंध अर्बनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ, इसका समय लिख देंगे 1938 में किया गया। ये हो गया पहला पैरा इंट्रोडक्शन का। अब इसका अर्थ बताना है। हमने ग्रामीणवाद का जो अर्थ पढ़ा है वैसा ही अर्थ नगरवाद का रहेगा। उसमें ग्राम से नगर हमें कर देना है ना। नगरवाद क्या है? नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की विशेष जीवन शैली के साथ साथ उनकी नगर के प्रति सकारात्मक भावना तथा चेतना को नगरवाद कहा जाता है ना। नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की विशिष्ट जीवन शैली के साथ साथ उनकी नगर के प्रति सकारात्मक भावना तथा चेतना को नगरवाद कहा जाता है। या नगरवाद नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की विशिष्ट जीवन शैली के साथ साथ उनकी नगर के प्रति सकारात्मक भावना,
तथा चेतना है, ये है ना। तो ये हो गया इस तरह से इसका अर्थ। अब इसके बाद इसकी विशेषताएं बताना है। जो हमने विशेषताएं ग्रामीणवाद में पढ़ी हैं लगभग वही आएंगी यहाँ पर, है ना। तो पहला विशेषताएं हेडिंग लिखेंगे, विशेषता। इसमें बताया था कि जो ग्रामीणवाद है वो ग्रामीणीकरण का परिणाम है, वैसे नगरवाद औद्योगिकरण तथा नगरीकरण का परिणाम। इसमें पहला पॉइंट औद्योगिकरण, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण का परिणाम है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जैसे हमने बताया था कि नगरों की विशेष जीवन शैली, यहाँ गांव की विशेष जीवन शैली, वैसे नगरों की विशेष जीवन शैली। नगरों की विशेष जीवन शैली है, नगरों की विशिष्ट जीवन शैली। यहां पर हेडिंग देकर के डिस्क्राइब करना है, ये ध्यान रखना है। जैसे हमने ग्रामीणवाद का शॉर्ट नोट्स पढ़ा है 7 मार्क्स में, तो उसमें हमें डिस्क्राइब नहीं करना, यहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो इसमें लिखना पड़ेगा कि नगरीय क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनकी विशेष जीवन शैली को, विशेष जीवन शैली नगरवाद के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ये ध्यान रखने का है। मैं यहाँ पर हेडिंग बता रहा हूं, ठीक है। मैंने गांव में बताया था कि नगरों में बताया था कि नगरों की विशेष विशेषता, गांव की विशेष विशेषता के कारण जो है व्यक्तियों को अपने गांव के प्रति विशेष लगाव होता है। तो वही चीज यहाँ पर, किसी नगर की विशेष विशेषता के कारण उस नगर के प्रति लोगों का विशेष लगाव होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ उदाहरण दे देते हैं, जैसे इंदौर का स्वच्छता में नंबर 1 आना, ये उदाहरण है। किसी क्षेत्र में कोई पर्यटन स्थल है, बहुत फेमस है, लोग दूर दूर से आते हैं, जैसे उज्जैन का महाकाल है, कोई धार्मिक स्थल, कोई पर्यटन स्थल है, जैसे पचमढ़ी हो गया, मांडू हो गया, तो वहां के लोगों को अपने क्षेत्र पर जो है गर्व है। तो इस तरीके से जो है उस नगर, हर नगर की कोई न कोई विशेषता होती है, कुछ खास बात वहां पर रहती है, तो उस वजह से लोग जो है उस पर गर्व महसूस करते हैं कि भाई देखो हमारे नगर में ये चीज, ठीक है। नगर की विशेषता के कारण, लोगों का विशेष लगाव, ना, यहाँ पर लिख देंगे जैसे इंदौर का स्वच्छता में नंबर 1 आना। इंदौर के प्रति लगाव हमारा। नगर में कोई धार्मिक स्थल स्थित होना, नगर में कोई धार्मिक स्थल स्थित होना, है ना। तो ये हो गया। संगठित व सुदृढ़ प्रशासन, चौथा पॉइंट है, हाँ 5वां पॉइंट है संगठित तथा सुदृढ़ प्रशासन। जो नगरीय क्षेत्र होते हैं वहां पर जो प्रशासन होता है काफी सुदृढ़ होता है, संगठित होता है।
तो अच्छे ढंग से वहां पर सारी चीजें अच्छी व्यवस्थाएं वहां पर होती हैं, तो इससे भी जो है लोगों को अच्छा लगता है नगरों में रहना। ठीक है, नगरों में फैशन का आकर्षण ठीक है, नगरों में अत्याधुनिक सुविधाओं का होना, नगरों में फैशन होता है, जो बाहर से फैशन आता है विदेशों से, सबसे पहले नगर में आता है, फिर गांव में जाता है, तो फैशन का आकर्षण होता है ना। नगरों में अत्याधुनिक सुविधाओं का होना, सभी तरह की सुविधाएं जो है नगरों में पाई जाती है, इससे भी लोग जो है काफी अच्छा महसूस करते, अच्छा फील करते हैं। सातवां पॉइंट है, आठवां पॉइंट, राजनीतिक तथा आर्थिक गतिविधियों का केंद्र, राजनीतिक तथा आर्थिक गतिविधियों का केंद्र। जितनी भी आर्थिक गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां ज्यादातर केंद्र शहरों में ही होती हैं। इस तरह से लोगों को चीजें अच्छा लगता है, रोजगार भी मिलता है और राजनीतिक घोषणाएं की जाती हैं, शासन संबंधी काम होते हैं। इसके बाद आता है मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रचलन, मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रचलन। फिर है सामाजिक गतिशीलता, शहरों में सामाजिक गतिशीलता ज्यादा पाई जाती है, ज्यादा आना जाना रहता है, क्योंकि साधन है, परिवहन के साधन, संचार के साधन में बहुत ज्यादा जो है मिलना जुलना होता है ना, तो सामाजिक गतिशीलता ज्यादा पाई जाती है। द्वितीयक संबंधों के कारण, हमने ग्रामीण वाले पढ़ा था कि प्राथमिक संबंध पाए जाते, प्राथमिक संबंध का घनिष्ठता, लेकिन यहाँ पर द्वितीय संबंध का अपरिचितता, परिचित नहीं रहते लोग, अपरिचित रहते हैं। तो ये इस तरीके से इसकी विशेषताएं मैंने बताई। इसके बाद लास्ट में इसका कंक्लूजन हमें लिखना है, इसका निष्कर्ष। ये जो विशेषताएं हैं ये एक नगर में पाई जाती हैं और इन विशेषताओं के कारण जो है लोगों में, इन विशेषताओं के आकर्षण के कारण जो है लोगों में नगरवाद की भावना जन्म लेती है और इसी कारण से जो है लोग अपने नगर से प्रेम रखते हैं और नगरीय विकास में अपना योगदान देते हैं। इस तरह से आपको इसका निष्कर्ष लिखना है। इस प्रकार शहरी क्षेत्र में विद्यमान विभिन्न विशेषताओं
तथा सुविधाओं के आकर्षण के कारण नगरवाद की भावना विकसित होती है, जिससे नगर में रहने वाले लोग अपनी नगरीय विकास, नगर को विकसित करने, नगर को समृद्ध बनाने में अपना योगदान देते हैं, जिससे नगरीय क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति नगर को विकसित करने तथा उसे समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो ये इसका लास्ट पैरा हो गया कंक्लूजन का, नगरवाद से जुड़ा हुआ। तो इस तरह से ये आज का सेशन पूरा हो जाता है। नए सेशन में जो है मैं नई क्लास में इसी यूनिट के आगे के टॉपिक लेके आऊंगा और इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी के दिन शुभ हो। गुड लक। जय हिंद।